Hello and welcome everyone to chemistry classes. So continuing with molecular spectroscopy, in this video I will be starting with low vibrational spectroscopy. So far we have studied about vibrational spectroscopy and rotational spectroscopy independently. In this video I will be starting with low vibrational spectroscopy. As the name suggests, we will be studying rotational and vibrational spectroscopy combinedly. We will be studying a vibrating rotator. एक वाइब्रेटिंग रोटेटर से जो हमारा स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होगा, अब हम उसका स्टडी करेंगे। तो अगर हम लो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर शुरू करते हैं तो फर्स्टली वी विल बी स्टार्टिंग विद द डाइएटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। We have already seen when we talk of a typical diatomic molecule, जो हमारा एक टिपिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो रोटेशनल लेवल्स थे, रोटेशनल लेवल्स में जो हमारा गैप था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, दैट वाज बिटवीन 5 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। और व्हेन वी सी द वाइब्रेशनल लेवल्स गैप, जो हमारा वाइब्रेशनल लेवल्स में गैप था, दैट वाज अराउंड 1000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम स्पेसिफिकली HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं, डायटोमिक में HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो उसका जो हमारा गैप रहता है वो हमारा 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास रहता है, अगर हम वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो रोटेशनल लेवल्स का गैप है वो एक अलग रेंज में है और जो वाइब्रेशनल लेवल्स का गैप है वो एक अलग रेंज में है। तो इसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रोटेशनल मोशन है और वो वाइब्रेशनल मोशन है, दे आर हैपनिंग क्वाइट इंडिपेंडेंटली। We can say that these two motions are independent of each other. तो अगर they are independent of each other, then we can apply Born-Oppenheimer approximation. बेसिकली अभी जब हम डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर के साथ शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन हमारा डिस्कशन होगा वो होगा कि अगर बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन होल्ड करता है या नहीं करता है। तो अभी हम शुरुआत जो करेंगे वो शुरुआत करेंगे कि दिस अप्रोक्सीमेशन होल्ड्स गुड। एक्चुअली बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन आपने जनरली तब पढ़ा होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, तो उस समय हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को सेपरेट स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग दिस अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली व्हेन वी आर डीलिंग हियर विद वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन टुगेदर, तो ताकि हम उसे आसानी से पढ़ पाएं, इसीलिए हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। और उसका हमारे पास लॉजिकल रीजन क्या है कि जो हमारा वाइब्रेशनल मोशन है और जो हमारा रोटेशनल मोशन है वो एक काफी अलग एनर्जी गैप पे हो रहा है, तो इसीलिए दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसीलिए अगर हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाएंगे तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी है, दैट टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मतलब हमारे पास जो वाइब्रेशनल मोशन की एक सेपरेट एनर्जी और रोटेशनल मोशन की जो सेपरेट एनर्जी है, तो जो टोटल एनर्जी है वो उन दोनों का सम होगी। दिस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन जूल्स, हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में टिल्डे की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स।
तो ये हम बोल सकते हैं कि बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जब हमारा लगेगा, देन द टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड द रोटेशनल एनर्जी। और ये तो है हमारा बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, अभी आप देखिए जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स हमारे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, उन वाइब्रेशनल लेवल्स में जो हमारी रोटेशनल लेवल्स हैं, उन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर जो रोटेशनल लेवल्स हैं, रोटेशनल लेवल्स आर डिफाइंड बाय रोटेशनल कांस्टेंट b, तो उस b की वैल्यू क्या होगी। तो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के वक्त हम ये भी मान के चलेंगे दैट b is same for every vibrational level. तो basically these are the two major consequences of this Born-Oppenheimer approximation. तो अभी हम अपना जो आगे की स्टडी करेंगे वो पहले इस अप्रोक्सीमेशन को होल्ड गुड मानते हुए चलेंगे। तो अभी हमारे पास एक टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। अभी आप इसमें भी देखिए, बेसिकली अभी हम एक सिंपलिस्टिक स्टडी करना चाह रहे हैं। वैसे तो अभी हम काफी हद तक इंडिविजुअली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक आइडियल सिनेरियो क्या होता है और एक हमारे पास एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है। तो अगर हम एक्चुअल सिनेरियो की बात करते हैं, देन ई टोटल विल बेसिकली बी व्हाट। अगर हम यहाँ पे पहले वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज v प्लस हाफ न्यू माइनस यहां पे हमारा क्या फैक्टर आना चाहिए, एनहार्मोनिसिटी वाला फैक्टर। बिकॉज अगर हम आइडियल सिनेरियो की बात करें तो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, बट वो तो एक्चुअली में हमारा है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन क्या आएगा, v प्लस हाफ होल स्क्वायर न्यू xc। दिस इज ड्यू टू द एनहार्मोनिसिटी दैट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गई हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर उसी तरह अगर हम रोटेशनल एनर्जी लिखेंगे तो दैट विल बी b j प्लस 1, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा। बट वही हम सिंपलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन है, इसको अभी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। बेसिकली दिस एक्सप्रेशन हैज इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा बट इट इज टू वेरी लेस एक्सटेंट। इसको अभी हम यहाँ पे अपने मैथमेटिक्स में इग्नोर कर सकते हैं ताकि हम इजीली प्रोसीड कर सकें। इसका इफेक्ट होगा, हमें इन चीजों का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जरूर मिलता है। बेसिकली जो भी हमारी एक्चुअल चीज है वो तो स्पेक्ट्रम में छुपी नहीं रहेगी, वो हमें स्पेक्ट्रम में दिखेगी ही, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। बट व्हेन वी आर डूइंग द मैथमेटिक्स, तब हम उन चीजों को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं ताकि हम इजीली आगे प्रोसीड करके एक फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकें एंड देन वी कैन डिड्यूस अ कंक्लूजन। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे इस चीज को इग्नोर करके चल रहे हैं। सिमिलरली एनहार्मोनिसिटी वाले फैक्टर को भी अब हम अभी के लिए हम इग्नोर करके चलेंगे। वैसे देखा जाए तो इट इज वेरी इलॉजिकल टू से कि हम ये वाला और ये वाला फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं। आप देखिए, बिकॉज जब हम ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट वाला फैक्टर इग्नोर करते हैं तो बेसिकली हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रिजिड रोटर है। यही तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इसीलिए तो आया था, बिकॉज अवर मॉलिक्यूल इज एक्चुअली नॉट रिजिड। बट अभी हम यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो इट इज इलॉजिकल टू से दैट आवर मॉलिक्यूल इज अ रिजिड रोटर बट इट इज वाइब्रेटिंग। तो ऐसा कहना इलॉजिकल होगा, बट ओनली जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन वी आर नाउ इग्नोरिंग these two factors, this enharmonicity and this centrifugal distortion constant। तो इसीलिए जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन अभी हमारे पास बनेगा that will be v plus half nu plus p j plus 1। तो भी हम एक बिल्कुल आइडियल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। ठीक है, तो ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। ओके, नाउ
कमिंग टू द सिलेक्शन रूल, तो जैसे कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बोल चुका है कि वी कैन डील विद दीज टू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, इसीलिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो भी हमारा सेम ही रहेगा, उसके साथ भी हम इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन रूल रोटेशनल के लिए क्या होता है, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। और अगर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। एक्चुअली हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो यही रूल रहता है प्लस माइनस वन, और इस समय हम एनहार्मोनिसिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं, पर सपोज हम एनहार्मोनिसिटी वाला सिलेक्शन रूल भी लेके चले विच इज प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो भी हम इसी ट्रांजिशन को देख चुके हैं कि ये ट्रांजिशन हमारी सबसे ज्यादा प्रोबेबल रहती है बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द v इक्वल 0 स्टेट। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ v इक्वल प्लस माइनस वन की ही बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे ये दो सिलेक्शन रूल्स हैं जिनको अभी हम आगे ओबे करेंगे। When we are studying row vibrational spectroscopy, तो by convention we say जो हमारा ग्राउंड रोटेशनल लेवल है, ग्राउंड बेसिकली मीनिंग इनिशियल, आई शुड से इनिशियल, जब कोई भी हमारी ट्रांजिशन हो रही है तो वो ट्रांजिशन एक इनिशियल से फाइनल लेवल में हो रही है, तो इनिशियल रोटेशनल लेवल को बेसिकली हम जे डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा फाइनल रोटेशनल लेवल होता है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो जे डबल प्राइम इज फॉर इनिशियल एंड जे प्राइम इज फॉर फाइनल रोटेशनल लेवल। तो अभी हम वही एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, सपोज दिस इज फॉर इनिशियल, और इनिशियल के लिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं दैट आवर मॉलिक्यूल, बेसिकली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। सपोज ये हमारा पोटेंशियल वेल है, इस पोटेंशियल वेल में हम यहां से शुरू कर रहे हैं, दिस इज अवर v इक्वल 0 एंड दिस इज j इक्वल 0। ये आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं रोटेशनल लेवल्स के लिए, सपोज मेरा v इक्वल 1 तो यहां से शुरू हो रहा है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि v इक्वल 0 के अंदर जो हमारे रोटेशनल लेवल्स हैं j इक्वल 0 1 2 3, उनके बीच का जो गैप है दैट विल बी इंक्रीजिंग, दिस इज j इक्वल 1 2 3 4 एंड आई शुड राइट इट j डबल प्राइम बिकॉज ये हमारा अभी इनिशियल लेवल है। और अगर मैं ऊपर यहां पे करूंगा बात तो सिमिलरली यहां पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा j प्राइम इक्वल 0 और यहाँ पे 1 2, ऐसे ऐसे हमारा ऊपर बढ़ेगा। तो अभी हमें क्या बात करनी है, अभी हमारे वही सिलेक्शन रूल वही रहेगा, डेल्टा v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे दैट विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम v इक्वल 0 टू v इक्वल 1, और जो हमारा डेल्टा j रहेगा दैट विल बी प्लस 1 एंड माइनस 1, प्लस 1 ऑब्वियसली फॉर एब्जॉर्प्शन एंड माइनस 1 फॉर इमिशन। अभी इसमें यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारे रोटेशनल लेवल्स हैं, हाउ मेनी रोटेशनल लेवल्स आर प्रेजेंट इन वन वाइब्रेशनल लेवल। तो एक्चुअली अगर इसका आंसर देखा जाए तो दे शुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रोटेशनल लेवल्स बेसिकली कैन बी प्रेजेंट इन अ वन वाइब्रेशनल लेवल। बट आप ये देखिए जनरली हमने क्या देखा है कि जो हमारा वाइब्रेशनल लेवल से वाइब्रेशनल लेवल का गैप होता है, सपोज हम SCL की बात करें तो वो है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो हमारा रोटेशनल लेवल्स का बेसिकली जो जनरली गैप रहता है वो रहता है 5 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उस अकॉर्डिंग हम एक रफ आइडिया लगा भी सकते हैं कि हमारे रोटेशनल लेवल्स कितने हैं वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये ग्राफ, दिस इज नॉट टू द स्केल, ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया है, अदरवाइज तो ये एब्सर्ड है कि मैं v इक्वल 1 के नीचे यहाँ पे नीचे वाले का रोटेशनल लेवल 4 ही बना रहा हूँ। सो दिस ग्राफ इज नॉट टू स्केल, बट देयर कैन बी इनफाइनाइट रोटेशनल लेवल्स। बट बात यही है कि हम जनरली उन्हीं रोटेशनल लेवल्स को कंसीडर करेंगे, मतलब रोटेशनल लेवल्स हमारे लिए वहीं तक ज्यादा महत्व रखते हैं जहां तक हमें पॉपुलेशन, एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मिलेगी।
तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि कितने रोटेशनल लेवल्स हैं एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर, तो बेसिकली वी कैन टेल कि जहां तक हमें सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मिलेगी वहीं तक हमारे काम के हैं, अदरवाइज देयर कैन बी इनफाइनाइट। और फाइनली इट आल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी। हम देख चुके हैं कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो तो हमारा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा, तो बी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। सपोज हमारी बी की वैल्यू हाई है, बी की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारी जे का नंबर है दैट विल डिके रैपिडली, बिकॉज 2j+1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे हमारा माइनस, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस में b होता है। तो इसका मतलब अगर b की वैल्यू हाई होगी तो जो हमारे नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स हैं उनका नंबर डीके ज्यादा करेगा। तो अगर b की वैल्यू हाई है तो देयर विल बी लेस रोटेशनल लेवल्स इन अ वाइब्रेशनल लेवल। सो ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछ सकते हैं कि मतलब कितने रोटेशनल लेवल्स आपके एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर होते हैं। तो इसका ऐसे कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, बट ये बेसिकली एक डिस्कशन है जो आप उस समय कर सकते हैं अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है तो ये अभी हमने बात की। तो अभी हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो है v=0। तो अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो इसमें हम v=0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बच जाएगा 1/2 न्यू b, और ये क्या है हमारा, ये है लोअर वाला, तो j+1 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप ये भी देखिए, अगर हमारा एब्जॉर्प्शन का सिलेक्शन रूल है तो डेल्टा j = +1, तो डेल्टा j बेसिकली क्या है j प्राइम माइनस j डबल प्राइम इक्वल +1। तो इसका मतलब क्या हुआ j डबल प्राइम इज इक्वल्स टू j+1, सॉरी j प्राइम इज इक्वल्स टू j डबल प्राइम +1। ये हमारा बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए है। अभी आप देखिए, जो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने का मतलब क्या हुआ कि हम v=0, j प्राइम 0 से बेसिकली कहां पे गए v=1 और यहां पे गए, ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। इस 1 से 2 जाना भी हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आप देख सकते हैं सपोज हम यहाँ के 1 से यहाँ के 0 पे गए, ये हमारा इमिशन हो गया, और सपोज हम यहाँ के 2 से यहाँ के 1 पे गए तो ये भी हमारा इमिशन हो गया। तो एक चीज हमें यहाँ पे एक और कन्वेंशन देखनी है जो हम बेसिकली यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, मतलब डेल्टा j = +1। तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है हमको एक ब्रांच ऑब्जर्व होती है उसको हम बोलते हैं आर ब्रांच। मतलब अभी यहाँ पे एक मैं आपको रफ स्पेक्ट्रा बना रहा हूँ, मैं अभी इसका आगे डिस्कशन करूंगा, बट मैं वो कन्वेंशन बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको लो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे ऐसे एक पोर्शन ये मिलेगा, फिर यहाँ बीच में एक जगह होगी जिसको बोलते हैं बैंड सेंटर। ये सब मैं अभी बताऊंगा ये क्या है, इसको बोलते हैं बैंड सेंटर और बैंड ओरिजिन, और एक स्पेक्ट्रा आपको इधर वाली साइड मिलेगा। तो अब आप देखिए जो ये वाला स्पेक्ट्रा है, मतलब नीचे हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी है या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम राइट साइड बढ़ रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो दिस the portion to the right of the band center is basically the high energy center or the high frequency zone। तो जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जोन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को, जिसके लिए डेल्टा j हमारा +1 है, तो इसको हम बोलते हैं आर ब्रांच। और जो ये हमारा लेफ्ट साइड है, लो फ्रीक्वेंसी साइड है, इसको हम बोलते हैं पी ब्रांच। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा j -1 को। और जो ये हमारा बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्यू ब्रांच। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस लो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए हमारा स्पेक्ट्रा ये कैसा दिखेगा, बट ये कन्वेंशन है। इसमें अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जनरली ये बोलते हैं ओ पी क्यू आर एस, दिस इज ओ पी क्यू आर एस। अभी हमारा जो है ध्यान वो डेल्टा j +1 पे है, +1 को p बोलते हैं, -1 को r बोलते हैं। डेल्टा j जब 0 होगा उसको बोलते हैं q। इस बार इसमें हमें q ब्रांच नहीं मिलती है, बट आगे अभी हम जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उस समय हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जब डेल्टा j = 0 का भी हमको बैंड मिलेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्यू ब्रांच। ये मैं अभी आपको कन्वेंशन क्लियर कर दे रहा हूँ इसीलिए।
और O के लिए क्या होता है, डेल्टा J इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, R के लिए डेल्टा J इज इक्वल्स टू +1 है, P के लिए डेल्टा J -1 है, O ब्रांच के लिए डेल्टा J -2 है और S ब्रांच के लिए डेल्टा J +2 है। तो ये बेसिकली O P Q R S, दिस convention is given to the change in delta J -2 -1 0 +1 +2। तो ये कन्वेंशन हम आगे यूज करेंगे, ये सिर्फ मैंने अभी कन्वेंशन के लिए बताया था। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें आगे कैसे होगा। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा होगा, दूसरा कैसे लिखेंगे, v इक्वल उसके लिए 1 है और जो हमारा j प्राइम इसको लिखेंगे, दिस विल बिकम 3/2 न्यू b j प्राइम + 1। तो बेसिकली ये इनिशियल लेवल और ये फाइनल लेवल की हमारे पास एनर्जी आ गई। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं 0 से 1 वाली, ये वाली, तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के लिए हमने क्या रिलेशन निकाला है, j प्राइम इज इक्वल्स टू j डबल प्राइम + 1। तो दिस कैन बी रिटन एज j डबल प्राइम + 1 j डबल प्राइम + 2। अब जो हमारा चेंज डेल्टा E, जो हमारा चेंज होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3/2 न्यू -1/2 न्यू, ये हमारा सिर्फ रह जाएगा न्यू प्लस, इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो b j डैश + 1 आपका, j डबल प्राइम + 1 आपका कॉमन आ जाएगा और j डबल प्राइम + 2 - j डबल प्राइम ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद न्यू प्लस 2b j डबल प्राइम + 1 और जो आपकी j डबल प्राइम की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 0 1 2 3, क्योंकि आपका इनिशियल में 0 1 2 3 की वैल्यू आपकी प्रोसेस करेगा। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये जो आपका चेंज इन एनर्जी है दैट इज फॉर PQR, R ब्रांच। क्योंकि इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आपने क्या कंसीडर किया है, इस एक्सप्रेशन के लिए आपने डेल्टा J को +1 रखा है, तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, तो दिस इज फॉर बेसिकली R ब्रांच। सिमिलरली आप P ब्रांच के लिए भी ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। P ब्रांच के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, दैट विल बी समथिंग लाइक डेल्टा E इज इक्वल्स टू न्यू प्लस, यहाँ पे एक्चुअली माइनस आ जाएगा, -2b j सिंगल प्राइम प्लस, ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट विल बी फॉर द P ब्रांच। अब आप देख सकते हैं जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के लिख देते हैं, कैसे, डेल्टा E इज इक्वल टू न्यू प्लस 2bm, where this m will possess values +-1 +-2 +-3। तो बेसिकली इस m को हमने इन दोनों j प्राइम +1 और j डबल प्राइम +1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब m की वैल्यू को हमने बोल दिया +-1 +-2 +-3। अगर ये m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन को सिग्निफाई करता है, और अगर m की वैल्यू हमारी माइनस रहेगी तो ये इस इमिशन को, P ब्रांच को सिग्निफाई करता है। अच्छा, इसमें एक चीज अभी ये देखने समझने वाली है, सपोज अगर हम इसमें ऐसी ट्रांजिशन करें जिसमें हमारा वाइब्रेशनल लेवल चेंज ना हो, मतलब हम इसी वाइब्रेशनल लेवल से 1 से 2 में चले जाएं, 2 से 3 में चले जाएं, तो कोई फायदा ही नहीं है लो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि दैट विल जस्ट बी अ प्योर रोटेशन। क्योंकि अगर वाइब्रेशनल लेवल में चेंज हुआ ही नहीं तो वो एक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही हो गया, तो इसीलिए ये वाली चीज हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या पॉसिबल है, दूसरी कंडीशन हमारी पॉसिबल है कि हमारा J में चेंज ना हो। ठीक है, J में अगर हमारा चेंज नहीं होगा, मतलब हम v = 0 से सिर्फ v = 1 में चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो हमारा पूरा 0 रह जाएगा, तो अल्टीमेटली we will be left with only this डेल्टा E = न्यू। अब बात वही है,
डेल्टा जे इक्वल 0 होना पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो वो सिलेक्शन रूल ही नहीं है। डेल्टा जे इक्वल 0 अगर सिलेक्शन रूल होता तभी वो पॉसिबल होता। डेल्टा जे इक्वल 0 होना पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सिलेक्शन रूल। और इसका देखो हमें एविडेंस मिलता है स्पेक्ट्रा में। क्या? अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलती है पी ब्रांच, फिर एक मिलती है क्यू ब्रांच और एक फिर मिलता है पूरा आर ब्रांच। तो एक्चुअली इस वाले स्पेक्ट्रा में हमको क्यू ब्रांच मिलती ही नहीं, मतलब क्यू पे हमारे पास कोई भी लाइन नहीं होती। वी आर विद पी ब्रांच, फिर जो हमारा बैंड सेंटर है दैट इज एब्सेंट। बैंड सेंटर इज एब्सेंट इन दिस स्पेक्ट्रा। तो बैंड सेंटर के एब्सेंट होने का मतलब है कि क्यू ब्रांच है नहीं, और जो कि लॉजिकल भी है बिकॉज क्यू ब्रांच आपको तभी मिलेगी जब आपका डेल्टा जे 0 होगा। डेल्टा जे -1 इधर है, डेल्टा जे +1 इधर है, तो जो बीच वाली पोजीशन बची दैट इज डेल्टा जे इक्वल 0 वो हमको मिलती ही नहीं है। वो मिलने का मतलब बेसिकली क्या होगा कि वो तो हमारी ये न्यू वाली पोजीशन है, दिस ओनली दिस। अगर हमारा चेंज इन द एनर्जी सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड करेगा, यही हमको क्यू ब्रांच में मिलेगा, पर ये हमको मिलता नहीं है, ये एब्सेंट रहता है बैंड सेंटर। अब आप देखिए एक और पॉसिबिलिटी। अब बात ये है कि हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारा वाइब्रेशनल लेवल चेंज नहीं होगा तो बेसिकली जो हमारा स्पेक्ट्रा रह जाएगा वो प्योर रोटेशनल ही रह जाएगा। और अगर हमारा रोटेशनल लेवल चेंज हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज वेरी रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आपका वाइब्रेशनल चेंज विदाउट रोटेशनल चेंज हो जाए। तो इसकी मदद से हम एक स्टेटमेंट यहां पे बोल सकते हैं दैट एवरी vibrational change is accompanied by rotational change। मतलब आपका जो भी वाइब्रेशनल चेंज होगा उसमें रोटेशनल चेंज होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेल्टा जे आपका 0 हो। इस वाली पर्टिकुलर लो वाइब्रेशनल डायटोमिक में अगर हम डिस्कस करें तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो होगा डेल्टा जे 0 भी हमको मिलेगा, बट यहाँ पे इट इज अगेंस्ट द सिलेक्शन रूल, ऐसा हमको नहीं मिलता है। एवरी वाइब्रेशनल चेंज इज अकम्पनीड बाय रोटेशनल चेंज। अब आप देखिए जो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलता है, अब यार देखिए हमें जो स्पेक्ट्रा मिला वो तो आपको समझ आ गया होगा कि हमको स्पेक्ट्रा कैसा मिल रहा है। हमको पी ब्रांच मिल रही है, क्यू ब्रांच, आर ब्रांच। पी ब्रांच हमारी डेल्टा जे -1 की वजह से है, आर ब्रांच हमारी डेल्टा जे +1 की वजह से है। अब आप देखिए उसमें हमको मिली है अलग अलग तरीके की लाइंस। अच्छा ये सभी आपने जो डिस्कशन किया है ये किया है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखते हुए। इट होल्ड्स गुड बिकॉज हमने दोनों वाइब्रेशनल लेवल्स के लिए जो B कंसीडर किया है वो हमारा सेम है, मतलब इस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल के लिए भी B है और इसके लिए भी B है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वाइब्रेशनल लेवल आपका चेंज होगा there will be change in the value of this rotational constant because वाइब्रेशन कि अगर आप एक्साइटेड स्टेट में तो वहां पे बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ चेंज हुई वैसे ही आपका रोटेशनल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। बट अभी हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर करते हुए ये हमने सब किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने बोला। अभी आप देखिए जो हमारी स्पेक्ट्रा में हमको ये एक तो हो गया हमारा P वाला पोर्शन, एक हो गया R और एक ये सेंटर हो गया Q वाला पोर्शन। तो जो हमको यहाँ पे ये लाइंस मिलती हैं, पहली बात इनकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वही पॉपुलेशन पे। तो आप देखिए जो हमारी J की पॉपुलेशन है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो ऐसे सेम तो रहती नहीं है, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि उन पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल्स में पॉपुलेशन क्या है। और भी फैक्टर्स हैं बट मेजर फैक्टर पॉपुलेशन और डिजेनरेसी ही रहता है, तो उसके बेसिस पे हमको इनकी इंटेंसिटी मिलेगी। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि इनकी बीच की स्पेसिंग्स। जनरली हम स्पेक्ट्रा में देखते हैं कि जो इनके बीच की स्पेसिंग है वो हमारी सेम नहीं होती है। अब देखिए यही बेसिकली एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है जो हमको फोर्स करेगा स्टडी करने के लिए इसी स्पेक्ट्रा को, कब, when Born-Oppenheimer approximation does not hold good. So that's all for this video. In the next video I will be starting with this topic only and I will be dealing with
द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हमारा बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन होल्ड गुड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा रोटेशनल कांस्टेंट ये दोनों सेम नहीं होंगे, दिस विल बी b0, दिस विल बी b1, और ये कंसीडर करके हम आगे अपना स्टडी करेंगे। और उस स्टडी में जो हम सबसे मेजर चीज पढ़ेंगे वो है बर्च-स्पोनर प्लॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूज्ड एक्सपेरिमेंट to study dissociation energy। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको मदद करता है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिसोसिएशन एनर्जी को निकालने में। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।